नमस्कार मित्रों एवं बच्चों। आज मैं आपके सामने स्वर प्रकरण को आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। मैंने स्वर प्रकरण के विषय में आपको पहले भी बताया था। स्वर प्रकरण के विषय में आपको पहले भी बताया था। उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। इस आधार पर ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा, प्लुत में 3 और व्यंजन में आधी मात्रा का प्रयोग होता है। चलिए विषय पे आते हैं। ये पहले था, इसको बता दिया मैंने। अपना पूरा हिंदी और संस्कृत विषय इन्हीं अ से लेकर ज्ञ तक वर्णों में समाहित है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वर क्या है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे इस बार बता रही हूँ। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंदी और संस्कृत विषय, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से समझना अति आवश्यक है। विषय पे आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्वर और व्यंजन की सहायता से वर्ण बनते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व माने छोटा स्वर, दीर्घ यानी बड़ा स्वर, प्लुत। दीर्घ स्वर में 3 का निशान लग जाता है। ह्रस्व में आते हैं अ, ई, उ, री, ली। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर में आते हैं। प्लुत स्वर को लिखने के लिए किसी भी दीर्घ स्वर के आगे 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है। मात्रा मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देती हूँ। जैसे प्लुत का मैं पहले उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे आप राम इधर आओ, ये ह्रस्व स्वर है। राम इधर आओ, ये दीर्घ स्वर है। और राम इधर आओ, ये प्लुत स्वर होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और किस स्वर को क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। आओ प्लुत स्वर हो गया। अब किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। इस प्रकार मैंने आपको पहले बता दिया कि ह्रस्व को बोलने में 1 मात्रा, दीर्घ को बोलने में 2 मात्रा और प्लुत को बोलने में 3 मात्रा और व्यंजन को बोलने में आधी मात्रा का प्रयोग होता है। इसलिए कह रहे हैं कि व्यंजन क में हलंत होता है। जब इससे स्वर जुड़ता है क प्लस अ बराबर क, तो ये आपका जाकर के वर्ण बनता है। क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाए। अब मैंने आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा ये तीनों बता दिए। अब आगे अ, आ, ई, उ, री, ली एवं री को समान स्वर कहते हैं। ए, आई, ओ, औ को संधि स्वर कहते हैं। उक्त चारों वर्णों को संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर आई, अ प्लस उ बराबर ओ और आ प्लस उ बराबर औ। ए, ओ गुण के कारण हुआ है, ये नोट है। और ऐ और औ वृद्धि के कारण हुआ है। ये गुण और वृद्धि 2 संधियाँ हैं जिसको हम संधि में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब मैं आगे बताती हूँ कि स्वरों के 3 प्रकार और होते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त किसे कहते हैं? अब ये बताते हैं कि जैसे अगर हम कोई वर्ण को बोलते हैं तो मुंह के अंदर कोई भाग इसमें स्पर्श करता है, छूता है,
तो उसको हम बताते हैं कि किसमें क्या लगता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वर। जब किसी वर्ण को बोला जाता है तो मुंह के अंदर कोई न कोई भाग उसमें स्पर्श करता है, इसलिए इसको इस कारण से 3 और भागों में बांटा गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त किसे कहते हैं? तालु आदि के उच्च भाग से उच्चरित वर्ण को उदात्त कहते हैं। अनुदात्त किसे कहते हैं? निम्न भाग से उच्चरित वर्ण को अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित किसे कहते हैं? जो दोनों भागों के मध्य से वर्ण बोला जाता है उसे स्वरित कहते हैं। ये मैंने बताया स्वर के बारे में। अब मैं आपको व्यंजन बताती हूँ। व्यंजन वर्ण 5 वर्गों में विभक्त हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं जो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ये जो 5 वर्ग विभक्त हैं तो इनको हम वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आगे एम क वर्ग, बी च वर्ग, सी ट वर्ग, डी त वर्ग, ई प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क से अंग तक, च वर्ग के अंतर्गत च से इया, ट वर्ग के अंतर्गत ट से ण, त वर्ग के अंतर्गत त से न, प वर्ग के अंतर्गत प से म। ये जो वर्ण मैंने आपको बताए, उक्त वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का, जीभ का, आगे का, मध्य का और पश्च भाग स्पर्श होता है। स्पर्श एवं ऊष्म वर्णों के बीच में अवस्थित होने के कारण य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श वर्ण मैंने क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और श, स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि स्पर्श एवं ऊष्म वर्णों के बीच में उपस्थित होते हैं य, र, ल, व, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनके य, र, ल, श, स, ह और ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है। अब व्यंजन के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान 7 हैं। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, 5वां होस्ट, 6ठा नासिका, 7वां जीवा मूल। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के वर्ण होते हैं। कंठ वर्ण, पहला है कंठ वर्ण। कंठ वर्ण को कहा जाता है अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग कंठ से उच्चरित होने के कारण कंठ वर्ण कहे जाते हैं। तालव्य वर्ण, ईचु यशा नाम तालु। ई, च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय, य और श तालु से उच्चरित होते हैं, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। मूर्धन्य वर्ण, ऋतु रसा नाम मूर्धा। री ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श मूर्धन्य वर्ण हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। दंत्य वर्ण, ऋतु रसा नाम दंतः। री, त वर्ग, ल और स दंत्य वर्ण होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत है। इनको दांतों की सहायता से बोला जाता है। ओष्ठ्य वर्ण, उपु पद मानिया मोष्ठौ। उ प वर्ग और उपदमानीय वर्ण होष्ठ से बोले जाने के कारण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। नासिक्य वर्ण, इयमणा नाम नासिका च नासिकानुस्वारस्य। अंग इय, ळ, न, म और अनुस्वार नाक से उच्चरित होते हैं, अर्थात हर वर्ग के अंतिम वर्ण नाक से उच्चरित होने के कारण इसे नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। कंठ तालव्य, ए दैतो कंठ तालु।
ए और आई का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होने के कारण, कंठ माने गला और तालु माने गले के ऊपर वाला भाग, दोनों से होने के कारण कंठ तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। कंठ ओष्ठम ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ, गला एवं ओष्ठ मतलब होंठ दोनों है, इसलिए दोनों वर्ण कंठ ओष्ठ कहे जाते हैं। दंतोष्ठ वर्ण वकारस्य दंत ओष्ठम। जो वकार का उच्चारण होता है दांत और ओठ है वह वकारस्य। जीवामूली वर्ण जीवामूली यस्य जीवामूलम। जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवामूल है। बच्चों, मैंने आपको स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में बताया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सारे वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात कहाँ से बोला जाता है उसके बारे में बताया। अब मैं आगे के इस विषय को जारी रखूँगी और मैं आगे आपके समस्याओं का समाधान करती रहूँगी। नमस्कार बच्चों।